ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે હિન્દી વિષયની અંદર लेक्चर 3 महाकवि कालिदास का प्रकरण पूर्ण करेंगे. वीडियो देखते समय बुक्स साथ में होना ज़रूरी है, इसीलिए बुक लेकर ही बैठना है और ये वीडियो सुनना है, प्रकरण में ध्यान देना है. तो कल दूसरे लेक्चर में हमने देखा था कि मूर्ख कालिदास को पंडित लोग बुद्धिशाली बनाकर गूंगा रहने का नियम लाकर, व्रत लेकर या लेवाकर वे राजकुमारी के सामने प्रकट करता है. पंडित लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे राजकुमारी से बदला लेना चाहते हैं. वे इतने शास्त्री थे, इतने विद्वान थे, फिर भी राजकुमारी उससे विवाह करने को मना कर रही थी. तो उसका यह घमंड तोड़ने के लिए पंडितों ने कालिदास जैसे मूर्ख आदमी को गूंगा बनाकर राजकुमारी विद्युत्मा के सामने रखा है. अब एक संकेत विद्युत्मा ने कहा तो संकेत का मतलब था कि ईश्वर एक है, और ये कालिदास मूर्ख था. उसने इसका क्या अर्थ निकाला कि विद्युत्मा मेरी एक आँख फोड़ देना चाहती है. तो उसने दो उंगलियां दिखाई कालिदास ने. इसीलिए दिखाई कि उसका तो अर्थ यही था कि मैं आपकी 2 आँखें फोड़ दूंगा, पर उनको तो बोलना नहीं था. पंडितों ने यह बात विद्युत्मा को समझाई कि उनका अर्थ यह है कि एक ईश्वर है और दूसरा जीव है. तो ये ऐसा शास्त्रार्थ हो रहा था. अब आगे क्या हुआ कि पंडितों ने जब इसका 2 उंगली का अर्थ समझाया तो विद्युत्मा ने 5 उंगलियां दिखाई. तो उसका अर्थ वे यही समझे. नहीं, विद्युत्मा का अर्थ यही था कि 5 तत्व हैं हमारे जीवन में. तो 5 उंगलियों का मतलब कालिदास ने निकाला कि तो मुझे एक तमाचा मारना चाहती है. उसका कालिदास ने जवाब दिया, दूसरा मुट्ठी बनाई. उसका तो यही अर्थ था कि आप मुझे तमाचा मारेंगे तो मैं आपको दूसरा मारूंगा. पर यहाँ पंडितों ने उसका मतलब यह समझाया कि 5 तत्व अगर एक हो जाए तो कल्याण हो जाए, निर्माण हो जाए. तो ऐसे करते करते उनको बुद्धिशाली माना और विद्युत्मा राजकुमारी ने कालिदास से शादी कर ली. अब एक दिन क्या हुआ, उनको तो मौन रहना था, पंडितों के हिसाब से कालिदास को मौन रहना था. पर अचानक एक ऊँट को देखकर कालिदास ने बोल दिया कि उठ रह. मतलब ऊँट बोलना भी उसे अच्छी तरह नहीं आता था. तो अब क्या होगा, विद्युत्मा की परिस्थिति यह देखिए. उसको बोलते देखकर विद्युत्मा चौंक उठी, क्योंकि ये ऊँट को उठ क्यों कह रहा है, उसे बोलना नहीं आता क्या? इसलिए वे चौंक गई. उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा मूर्ख है. पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब वे उसकी समझ में आ गया. विद्युत्मा को बहुत ही मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने पहले महल में कालिदास के प्रवेश करने पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए गए. क्या किया? जब विद्युत्मा को पता चला कि ये कालिदास विद्वान नहीं पर मूर्ख हैं, तो विद्युत्मा ने क्या किया, उनके महल में आने पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए गए. तब क्या हुआ, कालिदास ने क्या किया, उसने कठोर उपासना की. माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण उसका नाम कालिदास पड़ा. शीघ्र की कालिदास की सारी विद्याओं को सीख कर प्रवीण हो गए. कालिदास ने क्या किया, उस उम्र में उपासना की और सारी विद्याएं प्राप्त कर ली. कौन सी विद्याएं प्राप्त की? राजनीति, धर्मशास्त्र,
और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर विद्युत माँ के पास लौटे। द्वार तो बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्युत माँ से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार दे, अनावृत कपाट द्वार दे। अंदर से पत्नी विद्युत माँ ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग्विशेष। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कहा, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश की रचना विद्युत माँ को सुनाई गई। विद्युत माँ को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र में गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। कितने सुंदर विचार होते हैं, कितना सुंदर ज्ञान होता है, और यही ज्ञान अगर हमें पढ़ने को मिले तो हम कितने भविष्यशाली कहलाएंगे, ताकि हम उनके ये साहित्य पढ़ रहे हैं। हम चाहे तो बुद्धि शक्ति का विकास ऐसे लोगों के जरिए कर सकते हैं। ज्ञान होना जरूरी है। हम मनुष्य हैं, अच्छे नागरिक बनना है, अच्छा काम करना है। ये कब होगा? जब हमारे अंदर ज्ञान होगा। तो प्रकृति का अच्छा वर्णन वे अपने साहित्य में करते थे। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई देता था। आप लोगों के जीवन में भी प्रकृति का महत्व होना जरूरी है। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात हैं, उनकी कोई तुलना नहीं है। बहुत ही विशेष कवि हैं, उसका कोई जोड़ नहीं मिल रहा है। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। अतुल्य है वे, बहुत ही महान है। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य और नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कालिदास की रचनाओं से मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? 7। पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। पहला ग्रंथ कौन सा है? ऋतु संहार। यह एक उत्तम महाकाव्य है। कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है उसमें। ऋतुओं तथा प्रकृति का जितना सुंदर चरित्रण इस काव्य में किया है, उतना कालिदास ने अन्य ग्रंथों में नहीं किया। मालविकाग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक हैं और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमोर्वशीयम। हम उनके ग्रंथ लिखते जाते हैं। पहला ग्रंथ था ऋतु संहार। ये है काव्य ग्रंथ। दूसरा है मालविका अग्निमित्र। ये दूसरा ग्रंथ है और ये नाटक है, पहला नाटक है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमोर्वशीयम। ये तीसरा ग्रंथ है और कालिदास का दूसरा नाटक।
इसमें 5 अंक हैं। विक्रमवर्षियम में શું છે 5 ગ્રંથ છે, सॉरी 5 अंक છે। तो महाराजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। कुमार संभव कुमार संभव ये कालिदास का काव्य है। एक पहला, ये दूसरा काव्य। इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर वध की कथा का वर्णन है। 5वां ग्रंथ है मेघदूत। मेघदूत 5वां ग्रंथ है। ये खंड काव्य है। और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन किया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहुंचाने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का खूब वर्णन निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी मिल जाती है। अब और एक ग्रंथ आता है रघुवंश। रघुवंश में क्या है कि रघुवंश एक महाकाव्य है। ये काव्य है। महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश, यह वंश, और कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिलकों से बनी छोटी सी नाव लेकर मैं अपार समुद्री पार को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है। तो यह उनका तीसरा नाटक है और उसमें 7 अंक हैं। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं और तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। ऐसे थे हमारे देश के मूर्ख माने जाने वाले पर आज की तारीख में महान विद्वान साहित्यकार, संस्कृत साहित्यकार और हिंदी में भी वे बड़े जानकार कवि बन गए। उनको मेरी तरफ से कोटि कोटि वंदन। यहाँ पर ये काव्य मतलब ये उनका परिचय पूर्ण होता है। आपको स्वाध्याय लिखना है और इनमें से जो भी आप प्रश्न बना सकते हैं, उनका जवाब लिखना है आपको और बाद में स्वाध्याय करना है। बराबर? हाँ, तो नमस्कार।